हाँ तो दोस्तों, यूरोप के इतिहास में हम अभी तक फ्रांस के इतिहास पर बात नहीं कर पाए थे, इसलिए आज उसी के बारे में ठीक से जान लेते हैं। क्योंकि विश्व इतिहास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ही अहम रोल है। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस का इतिहास 3 शताब्दियों तक अपने वर्चस्व में रहा था। 16वीं शताब्दी में फ्रांस की राजधानी पेरिस सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। हम आज फ्रांस के इतिहास की शुरुआत करेंगे फ्रांसीसी फर्स्ट के शासनकाल से। इससे पहले के इतिहास पर हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि 100 वर्षीय युद्ध पर आधारित होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। और दोस्तों, थोड़ा मौसम का मिजाज बदल चुका है, सर्दी खांसी से हालत खराब है, आवाज भी काफी बैठ गई है, इसलिए स्ट्रेप्सिल खा खा कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो में हो रही देरी के कारण आपसे पहले ही माफी चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप जानते ही होंगे कि 16वीं शताब्दी में सारे यूरोप में एक ही सबसे बड़ी ताकत थी, वो था स्पेन। क्योंकि जब फ्रांसिस फर्स्ट फ्रांस का राजा बना, तब फ्रांस को बार बार स्पेन से युद्ध करना पड़ा था। उस समय स्पेन के राजा थे चार्ल्स फिफ्थ, जो कि काफी ताकतवर राजा थे, जिसके कारण फ्रांसीसी फर्स्ट को बार बार युद्ध हारना पड़ा था। लेकिन फिर भी फ्रांसिस फर्स्ट के शासनकाल पर इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा था। वो कट्टर कैथोलिक था और उन्होंने कैथोलिक धर्म के विरोधियों पर दमनकारी नीति अपनाई थी। फ्रांसिस फर्स्ट के बाद उनका पुत्र हेनरी सेकंड फ्रांस का नया राजा बना था। यह उस समय की बात है जब जॉन केल्विन की पुस्तक द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन प्रकाशित हो चुकी थी, जिससे फ्रांस की जनता काफी प्रभावित थी। लेकिन हेनरी सेकंड ने अपने पिता के सिद्धांतों को ही चुना। उसने केल्विन के सिद्धांतों का विरोध किया और एक कट्टर कैथोलिक ही बना रहा, जिसके कारण पूरे फ्रांस में अराजकता का माहौल बनने लगा। और उसकी मौत के बाद फ्रांस गृह युद्ध और धार्मिक युद्धों का केंद्र बन गया। हेनरी सेकंड के बाद 3 शासक फ्रांस की सत्ता में आए थे, लेकिन ये तीनों ही अयोग्य साबित हुए। उस समय फ्रांस को एक मजबूत राजा की जरूरत थी, क्योंकि समाज कैथोलिक और केल्विन्स में बढ़ चुका था। इसलिए इन अयोग्य शासकों के कारण फ्रांस की सत्ता राजमाता कैथरीन दी मेडिसी ने संभाले रखी। इनके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि यह एक धूर्त महिला थी, जबकि कुछ का मानना है कि वो प्रेम और अनुराग की मूर्ति थी। इन्होंने सन 1559 से लेकर 1590 तक फ्रांस में शासन किया। इन्होंने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच एक संतुलन को बनाए रखा। जब हेनरी थर्ड फ्रांस का राजा था, तब फ्रांस में गृह युद्ध की स्थिति भी बनी थी, क्योंकि फ्रांस की गद्दी के लिए 3 उम्मीदवार सामने आए थे। पहला था फ्रांस का शासक हेनरी थर्ड, दूसरा था ड्यूक हेनरी जो कि कैथोलिक था, और तीसरा था नवार का हेनरी जो कि प्रोटेस्टेंट था। इन तीनों ही उम्मीदवारों के बीच 1588-89 में गृह युद्ध चला था। क्योंकि इन तीनों का नाम ही हेनरी था, इसलिए इस गृह युद्ध को 3 हेनरियों का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें फ्रांस का राजा हेनरी थर्ड मारा गया। जिसके बाद नवार के हेनरी ने प्रोटेस्टेंट धर्म को त्याग कर कैथोलिक धर्म अपना लिया और हेनरी फोर्थ के नाम से फ्रांस का नया राजा बन गया। और दोस्तों, सही मायने में वो हेनरी फोर्थ ही था जिसके शासनकाल में फ्रांस ने उन्नति की शुरुआत की थी। क्योंकि हेनरी फोर्थ एक उदारवादी और एक देशभक्त शासक था। उसने स्पेन के शासक फिलिप से भी मित्रता कर ली थी। उसने फ्रांस की नौसेना को और मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। अपने शासनकाल के दौरान उसने भले ही कैथोलिक धर्म अपना लिया था, लेकिन था वो प्रोटेस्टेंट ही। उसने प्रोटेस्टेंट धर्म को काफी रियायतें भी दी थी, जिसके कारण कैथोलिक उससे चिढ़ने लगे थे। तथा सन 1610 में एक कट्टर कैथोलिक ने उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन उसने अपने शासनकाल के दौरान फ्रांस को एक समृद्ध देश बना दिया था। कई इतिहासकारों का तो यह भी मानना था कि अगर हेनरी फोर्थ कुछ समय तक और राज कर पाता तो वो फ्रांस को एक ताकतवर साम्राज्य बना देता। लेकिन 1610 में उसकी हत्या के बाद लुई 13 कम उम्र में ही फ्रांस का नया राजा बन गया। इसलिए फ्रांस की सत्ता उसकी अयोग्य मां मेरी डी मेडिसी के हाथों में चली गई। यह राजमाता कट्टर कैथोलिक थी। इन्होंने अपने लोगों की भावनाओं को ध्यान न रखते हुए फ्रांस के दुश्मन देशों से रिश्तेदारी बढ़ा ली थी। उस समय फ्रांस की जनता ऑस्ट्रिया व स्पेन को अपना दुश्मन देश मानती थी। लेकिन राजमाता ने अपने पुत्र लुई 13 का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ करवा दिया तथा अपनी पुत्री एलिजाबेथ का विवाह स्पेन के राजकुमार के साथ करवा दिया, जिससे फ्रांस में स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। लेकिन लुई 13 की किस्मत बहुत अच्छी थी, जो उसे कार्डिनल रिशलू के नाम से एक योग्य मंत्री मिल गया। यह बहुत ही चालाक और चतुर मंत्री सिद्ध हुआ। इसने 1624 से लेकर 1642 तक फ्रांस में अपनी सेवाएं दी
और यही वो एकमात्र व्यक्ति था जिसने फ्रांस से अशांति और अराजकता को कम कर दिया था। वास्तविकता में उस समय लुई 13 सिर्फ नाम का ही राजा था, जबकि सारा का सारा कार्य रिस्लू के अधीन ही था। रिस्लू फ्रांस के बुरबोन राजवंश का सच्चा वफादार मंत्री था, बिल्कुल कटप्पा की तरह। जब रिस्लू प्रधानमंत्री बना था तब उसके सामने कई बड़ी समस्याएं थी। पहली थी प्रोटेस्टेंट का विरोध, क्योंकि प्रोटेस्टेंट को इंग्लैंड का समर्थन था, इसलिए प्रोटेस्टेंट लोगों ने 1624 में लुई 13 के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन रिस्लू ने अपनी सेना की मदद से उन्हें रोक दिया, जिसके बाद अक्टूबर 1628 में प्रोटेस्टेंट को आत्मसमर्पण करना पड़ा। रिस्लू, जो कि एक कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, उसने दमनकारी नीति अपनाने की जगह प्रोटेस्टेंट के साथ ओले की संधि स्थापित कर ली, जिसके बाद फ्रांस में शांति स्थापित हो गई। रिस्लू के सामने दूसरी बड़ी समस्या थी फ्रांस में सामंतवाद। उस समय फ्रांस में इन फेडरल के पास अपने अलग अलग किले होते थे और अपनी खुद की सेनाएं भी होती थी। ये अपने अपने क्षेत्रों में राजाओं की तरह शासन करते थे, जिसके बाद रिस्लू ने 1626 में इनके खिलाफ एक दमनकारी नीति चलाई और इन सामंतों के शासन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अगर उस समय रिस्लू की विदेश नीतियों के बारे में बात करें तो उसकी विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य था हैब्सबर्ग राजवंश की सत्ता को कम करना, क्योंकि यह हैब्सबर्ग राजवंश उस समय फ्रांस के चारों ओर था। अपनी इसी नीति के तहत उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ जर्मन और इटालियन राज्यों की मदद भी की थी। दोस्तों, वो उस समय रिस्लू ही था जिसकी नीतियों के कारण ही आगे चलकर फ्रांस एक शक्तिशाली साम्राज्य भी बना था और फ्रांस की बढ़ रही ताकतों के सामने स्पेन की ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई थी। रिस्लू ने 30 वर्षीय युद्ध के दौरान फ्रांस का नेतृत्व किया था, जिसमें उसने फ्रांस को प्रतिष्ठा दिलवाई थी और वॉल्फेविया और पेरिनीस की ट्रीटी के तहत फ्रांस को यूरोप की राजनीति में एक ताकतवर साम्राज्य बना दिया था, जबकि स्पेन का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया था। हालांकि रिस्लू 1642 में यानी कि इस ट्रीटी से पहले ही मर चुका था, लेकिन यह ट्रीटी उसी की कूटनीति का परिणाम थी। उसकी मौत के बाद लुई 13 ने कार्डिनल मेजरीन को अपना नया प्रधानमंत्री बनाया था, जो कि रिस्लू का ही शिष्य था। मेजरीन के प्रधानमंत्री बनते ही 1 साल के अंदर ही लुई 13 की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका 5 वर्ष का पुत्र लुई 14 फ्रांस का नया राजा बना, इसलिए राज्य का सारा कार्यभार प्रधानमंत्री मेजरीन के हाथों में ही रहा। यह रिस्लू इतना चतुर तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसने अपनी मौत तक फ्रांस की सत्ता को बनाए रखा, क्योंकि यह रिस्लू का ही शिष्य था, इसलिए इसने रिस्लू की ही नीतियों का पालन किया। हालांकि इसके शासनकाल में फ्रांस को कुछ विद्रोहों का सामना भी करना पड़ा था, जिसमें फ्रोंडे का गृह युद्ध प्रमुख था। मेजरीन के प्रधानमंत्री बनते ही पहले ही फ्रांस 30 वर्षीय युद्ध में शामिल था, जिसके कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इसी के कारण मेजरीन ने नई नीतियां बनाई थी, जिनका विरोध होना शुरू हो गया था। साथ ही मेजरीन और राजमाता के बीच के संबंध को फ्रांस के लोग शक के नजरिए से देखते थे, इसलिए फ्रांस में सन 1648 से लेकर 1652 तक फ्रोंडे का गृह युद्ध शुरू हो गया। फ्रोंडे शब्द का मतलब है यह एक प्रकार का खेल था, जो कि सरकार विरोधी था। इस गृह युद्ध में पेरिस की पार्लना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन मेजरीन ने अपनी सेना की मदद से इस गृह युद्ध को खत्म कर दिया था और विरोधियों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई थी। सन 1661 में मेजरीन की मृत्यु के बाद लुई 14 ने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। लुई 14 एक योग्य शासक था, जिसने फ्रांस की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाया था। उसने कोलवर्ट की योग्यता को देखते हुए उसे अपना वित्त मंत्री बनाया था। जीन कोलवर्ट, जो कि आगे चलकर एक कुशल वित्त मंत्री के साथ साथ एक सफल प्रशासक भी सिद्ध हुआ। जीन कोलवर्ट ने फ्रांस की आर्थिक सुधारों में कई सारे कार्य किए थे। उस समय इंग्लैंड और हॉलैंड अपनी जल सेना के लिए जाने जाते थे, इसलिए कोलवर्ट ने भी फ्रांस की नौसेना को और ताकतवर बनाने का प्रयास किया। इसके लिए उसने एक शक्तिशाली बेड़े का निर्माण भी कराया तथा भारत, अमेरिका और अफ्रीका के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। इसलिए कोलवर्ट के प्रयासों के कारण ही एक बार फिर से फ्रांस का खजाना फिर से भर गया। वहीं अगर लुई 14 की बात करें तो वो एक निरंकुश राजा था। वो राजतंत्र को ही सबसे बड़ा मानता था। उसने अपने पूरे शासनकाल के दौरान फ्रांस के गौरव को और काफी बढ़ा दिया था। उसने पोप की ताकत को भी खत्म कर दिया था। अपने शुरुआती शासनकाल में उसने प्रोटेस्टेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में उसने प्रोटेस्टेंट के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई थी, जिसके कारण कई प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को फ्रांस छोड़कर हॉलैंड, इंग्लैंड व प्रशिया भागना पड़ा था। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण फ्रांस की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्रांस छोड़ चुका था, जिसमें कई सारे विचारक व व्यापारी थे। इस घटना से आगे चलकर फ्रांस को काफी परेशानियां भी हुई। विदेशों में फ्रांस की छवि भी खराब हुई थी।
सन 1683 में कोलबर्ट के निधन के बाद से फ्रांस की स्थिति में बदलाव होना शुरू हो चुका था, जिसमें लुई 14 की शान शौकत ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति में काफी प्रभाव डाला। लुई 14 ने पेरिस से लगभग 14 मील की दूरी पर एक भव्य महल का निर्माण कराया। यह महल 13 वर्षों में तैयार हुआ था। इसकी भव्यता के कारण देश विदेश के राजनेता यहाँ आते थे, लेकिन इस महल के निर्माण में काफी धन लगा था। दूसरी ओर लुई 14 ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण कई सारे युद्ध भी लड़े, जिससे आने वाले समय में फ्रांस का खजाना खाली होते गया। लुई 14 ने सन 1667 में डिवोल्यूशन का युद्ध भी लड़ा स्पेन के खिलाफ। जब स्पेन में उत्तराधिकारी को लेकर सवाल उठा तो लुई 14 ने अपनी पत्नी को स्पेन का उत्तराधिकारी माना। उस समय नीदरलैंड भी स्पेन का हिस्सा था, इसलिए अपनी सेना की सहायता से राजा ने नीदरलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन फ्रांस की बढ़ रही शक्ति को देखते हुए इंग्लैंड, हॉलैंड व स्वीडन ने अपना गठबंधन बना लिया, जिसके कारण लुई 14 को युद्ध बंद करना पड़ा। हालांकि इस युद्ध से फ्रांस और हॉलैंड की शत्रुता बढ़ गई, जिससे सन 1672 में डच युद्ध की शुरुआत हो गई। यह युद्ध 6 सालों तक चला, जिसमें फ्रांस की जीत हुई और हॉलैंड के कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस का अधिकार हो गया। लेकिन फ्रांस की बढ़ रही ताकत से परेशान होकर स्वीडन, स्पेन, ऑस्ट्रिया, निवाय व जर्मन राज्यों ने मिलकर एक ऑक्सबर्ग नाम का गठबंधन बना लिया और यूरोप में बढ़ रही अशांति के कारण फ्रांस पर नियंत्रण करने के लिए सन 1688 में फिर से युद्ध शुरू हो गया, जिसमें ऑक्सबर्ग लीग के देशों ने मिलकर फ्रांस के खिलाफ युद्ध किया। यह उस समय की बात है जब इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अपने चरम पर था, जिससे हॉलैंड का राजा विलियम अपनी पत्नी मेरी के साथ इंग्लैंड का भी राजा बन चुका था। इससे अब हॉलैंड की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि शुरुआत में फ्रांस को इस युद्ध में काफी सफलता भी मिली, लेकिन अलग थलग पड़ने के कारण बाद में उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगी, जिसके बाद फ्रांस ने सन 1697 में रिजवक की ट्रीटी स्वीकार कर ली और यह संधि फ्रांस के गौरव को धक्का दे चुकी थी। इस संधि के अनुसार अल्सेस, लॉरेन और स्ट्रासबर्ग के प्रदेश फ्रांस से छीन लिए गए। इस संधि ने फ्रांस के राजा का घमंड पूरी तरह से तोड़ दिया और लगातार हो रहे युद्धों के कारण फ्रांस का खजाना भी खाली हो रहा था। लेकिन लुई 14 यही नहीं रुका, उसने बाद में भी अपनी साम्राज्यवादी नीति को बनाए रखा तथा एक बार फिर से जब सन 1700 में स्पेन के उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ तो फ्रांस फिर से इसमें कूद गया और स्पेन का यह गृह युद्ध सन 1702 से लेकर सन 1713 तक चला। लुई 14 अपने पुत्र फिलिप को स्पेन की गद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन इस बार भी फ्रांस को रोकने के लिए इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन व पुर्तगाल एक साथ आ गए तथा 12 वर्षों तक चले इस युद्ध के अंत में फ्रांस को अपनी हार माननी पड़ी और सन 1713 में यूटेस्क की ट्रीटी के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया। इस ट्रीटी से फ्रांस की ताकत और भी कम हो गई। लुई 14 इस संधि की शर्तों को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि इससे फ्रांस दिवालिया होने की कगार पर आ गया था तथा सन 1715 में उसका निधन हो गया, जिसके बाद उसका पुत्र लुई 15 फ्रांस का नया राजा बना। वह जब राजा बना था उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष की ही थी और यह एक ऐसे राज्य का राजा बना जिसका खजाना खाली था। ऊपर से बाप ने शहर से दूर एक शाही महल बनवा दिया था, जिससे यह राजा आगे चलकर भी विलासिता में ही डूबा रहा और आगे चलकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नींव रख दी। तो दोस्तों, इससे आगे के इतिहास से आप परिचित होंगे। अगर नहीं है तो आप हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।